नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 में दम। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। सबसे पहले नजर डालते हैं उन खबरों पर जो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, यानी कि सबसे पहले बड़ी खबरों का जिक्र आपको बताएंगे। आज की सबसे बड़ी खबर जनसंख्या नियंत्रण कानून से जुड़ी हुई है। देश के सबसे बड़े सूबे में आबादी को नियंत्रित करने वाला कानून तैयार किया जा रहा है। इसके बाद आपको बताएंगे कि योग दिवस पर कांग्रेस नेता का वो अधर्म जिसने कांग्रेस को फिर से मुसीबत में डाल दिया है। इस खबर के बाद करेंगे एक बड़ा खुलासा कि कैसे उत्तर प्रदेश में सुनियोजित तरीके से पाकिस्तान धर्मांतरण का खुला खेल खेल रहा था, जिस पर योगी का डंडा चल चुका है। और आखिर में होगी 7वें योग दिवस की वो तस्वीरें जिसने एक बार फिर भारत को और हम भारतीयों को गर्व करने का मौका दिया। लेकिन सबसे पहले बात उस खबर की जिसने आज खबरों की दुनिया में खलबली मचा दी। राजनीति की एक बहुत पुरानी कहावत है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। इसके दूसरे शब्दों में अगर कहें तो यह माना जाता है कि यूपी देश की राजनीति को राह दिखाता आया है। खबर है कि उत्तर प्रदेश सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून का मसौदा तैयार कर रही है और अगर यह कानून राज्य में लाया जाता है तो 2 से ज्यादा बच्चे होने पर परिवार को सभी सरकारी सुविधाओं में सूबे से वंचित कर दिया जाएगा। और इसी से जुड़ा है आज का हमारा कू का सवाल भी। रिपब्लिक भारत आपसे जुड़े हर एक मुद्दे की आवाज उठाता है, तो आप भी अपनी आवाज उठाइए और रखिए अपने विचार कू ऐप पर। कू ऐप के लिए हमारे दर्शकों के लिए आज का सवाल यह है कि क्या देश में बढ़ती आबादी तमाम दूसरी मुश्किलों का भी एक तरह का समस्या का निवारण है? इस पर आप अपना जवाब दे सकते हैं। कू ऐप पर जाएं और अपने विचार रखें। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जिसने आज खलबली मचाई, जनसंख्या नियंत्रण कानून। लेकिन कानून आने के बाद अगर उत्तर प्रदेश में यह लागू किया जाता है तो क्या इसे एक शुरुआत माना जाए? उत्तर प्रदेश देश की सियासी दशा और दिशा तय करने वाला राज्य है। यूपी में घटित हुई घटना पूरे देश पर असर डालती है। अब उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो गई है। तो सवाल यह है कि क्या यह देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की एक भूमिका है? आबादी के बोझ को संभालने के लिए पहले असम और अब यूपी समाधान का प्लान तैयार कर रहा है। यूपी विधि आयोग 2 महीने में 2 बच्चा नीति का खाका तैयार करेगा। अगर हुए 2 बच्चे से ज्यादा तो नहीं मिलेगा सरकारी योजनाओं का फायदा। जिस व्यक्ति ने स्वैच्छिक रूप से अपने परिवार को नियंत्रित किया है उस व्यक्ति को सरकारी सुविधाओं का लाभ अगर वो अन्यथा पात्र है तो उसको मिलना चाहिए और मिले। यूपी विधि आयोग का ध्यान बढ़ती आबादी से हो रही समस्याओं पर है। हाल ही में ऑक्सीजन की कमी, अस्पतालों में बेड न मिलने जैसी हुई दिक्कतें, बेरोजगारी, गरीबी के पीछे बड़ा हाथ ज्यादा आबादी का माना जा रहा है। इसी पर विचार करते हुए योगी सरकार के निर्देश पर विधि आयोग 2 चाइल्ड पॉलिसी तैयार कर रहा है, जिसमें 2 से ज्यादा बच्चे होने पर योजनाओं और सुविधाओं से वंचित किया जा सकता है। हमारे यहाँ जनसंख्या विस्फोटक स्थिति में होती जा रही है और सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है। तो हमारा ये मानना है कि जनसंख्या पर नियंत्रण होना चाहिए। असम पहले इस योजना को लागू करने की राह पर कदम बढ़ा चुका है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि राज्य में 2 से अधिक बच्चों के माता पिता को सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रखा जा सकता है। उन्होंने साफ किया कि सरकार 2 बच्चों की नीति को चरणबद्ध तरीके से लागू करेगी और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ लेने में इन्हें लागू किया जाएगा। असम के बाद यूपी भी ऐसी ही पॉलिसी तैयार कर रहा है। इसके लिए दूसरे राज्यों की पॉलिसी का भी अध्ययन किया जा रहा है और इस कानून को लेकर जो कुछ बातें सामने आ रही हैं उसमें मुख्य ये है कि अगर 2 बच्चे से ज्यादा हुए तो सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक लगेगी, सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाएगा, ऋण माफी जैसी योजनाओं से वंचित कर दिया जाएगा।
मुफ्त आवास की सुविधा भी नहीं मिलेगी। स्कूल कॉलेज में मुफ्त नामांकन नहीं मिल पाएगा। यहां तक कि सब्सिडी से भी हाथ धोना पड़ेगा। बीजेपी ने कानून का स्वागत करते हुए ज्यादा बच्चे पैदा करने पर सवाल उठाए हैं। आज जो व्यक्ति टैक्स दे रहा है, जिसके घर में एक बच्चा है, 2 बच्चे हैं, और जो व्यक्ति ईमानदारी से टैक्स दे रहा है, उसको राइट क्यों कम हो? जो लोगों के घर में 10 बच्चे, 15 बच्चे हैं, जो 1 रुपये का टैक्स नहीं दे रहे, उनको राइट ज़्यादा मिले। ऐसा क्यों होना चाहिए? तो आज जो ये कानून आया है, पूरे देश में आना चाहिए। राज्य विद्य आयोग ने भी बढ़ती हुई जनसंख्या पे चिंता व्यक्त की है और कुछ सुझाव भेजे हैं, और इसमें तो किसी को दो राय नहीं होनी चाहिए कि सभी संसाधनों पर बढ़ती हुई जनसंख्या भारी पड़ रही है। हालांकि कई कांग्रेस और गैर बीजेपी शासित राज्यों में 2 बच्चा नीति लागू है, लेकिन योगी की योजना में कांग्रेस को अब शिगुफा नजर आ रहा है। आदत बन चुकी है भारतीय जनता पार्टी की अपनी नाकामी और निकम्मेपन को छिपाने के लिए विपक्ष पर दोषारोपण करते हैं। सरकार में आप बैठे हैं, विपक्ष को दोषारोपण, शर्म नहीं आती है? जब जब देश के अंदर लोकतंत्र के अंदर चुनाव आते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने देश के अंदर धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए, समुदायों को आपस में लड़ाने के लिए जो अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो और राज करो, उसको अपना रखा है। उसी का एक परिणाम है। वहीं समाजवादी पार्टी ने इस योजना पर सवाल उठाए हैं और इसे मुख्य राजनीति और मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश बताया है। सरकार को पता है कि उसने 4.5 साल में कोई काम नहीं किया, तो जनता का ध्यान भटकाने के लिए वो जानबूझ के इधर उधर के मुद्दे लेके आना चाहती है, करना कुछ नहीं है। बहरहाल उत्तर प्रदेश विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए कानून का खाका खींचना शुरू कर दिया है। इसके लिए तमाम लोगों की राय भी ली जाएगी। नफा नुकसान के पहलुओं पर विचार किया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि विपक्ष को इसमें अभी भी राजनीति दिख रही है। विपक्ष इसमें देश और देशहित न देखकर सियासत देख रहा है। यहां तक कि कुछ लोगों ने इस पर धर्म का चश्मा भी चढ़ा दिया है और लोगों को अभी से गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, जिन्हें देश के संसाधनों की फिक्र नहीं है, लोगों को अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य उपलब्ध कराने का ख्याल नहीं है। वो लोगों को भटकाने और अटकाने में जुटे हुए हैं और मजहब का तड़का लगाने के फिराक में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यानी एक बात तो साफ है कि मुद्दों की सियासत छोड़कर विपक्ष सिर्फ और सिर्फ विरोध की सियासत में अपना ध्यान और योग दोनों लगाता है। ये लोग कभी वैक्सीन का विरोध करते हैं तो कभी लॉकडाउन पर भी सवाल उठाने लग जाते हैं। लेकिन आज हद तो तब हो गई जब कांग्रेस ने योग को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए। इसमें ओम और अल्लाह तक को शामिल कर लिया। सवाल यह कि क्या ऐसे बयानों से कांग्रेस की चुनावी नैया कभी पार हो पाएगी? ओम के उच्चारण से न तो योग ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा और न अल्लाह कहने से योग की शक्ति कम होगी। कांग्रेस के एक बड़े नेता का ये ट्वीट महज एक ट्वीट नहीं है। इससे जाहिर होता है कि कैसे कांग्रेस भारतीय राजनीति में धर्म को राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती है। आज एक तरफ जहां पूरी दुनिया भारत की योग की दीवानी हो चुकी है, तो कांग्रेस के कद्दावर नेता अभिषेक मनु सिंघवी राजनीति का धर्मासन कर रहे हैं। दरअसल यूपीए सरकार में कानून मंत्री भी रह चुके कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ट्वीट करके धार्मिक विवाद को जन्म देने की कोशिश की। नेताजी ने कहा कि ओम के उच्चारण से योग न तो ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा और न अल्लाह कहने से योग की शक्ति कम हो जाएगी। कांग्रेस नेता के इस बयान ने कई सवालों को जन्म दे दिया है। सवाल ये कि क्या योग दिवस और भारत की बढ़ती लोकप्रियता कांग्रेस हजम नहीं कर पा रही है? क्या कांग्रेस योग दिवस जैसे कार्यक्रम पर हमला कर सस्ती राजनीति करने की कोशिश कर रही है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि जिस योगाभ्यास का लोहा पूरी दुनिया मान चुकी है, उसे कांग्रेस धर्म के चश्मे से क्यों देख रही है?
जाहिर है इस बयान के बाद कांग्रेस का बुद्धिजीवियों के निशाने पर आना तय था। बयान को लेकर बीजेपी से लेकर तमाम धर्मगुरुओं ने कड़ा विरोध जाहिर किया है। दुनिया के 177 देशों ने प्रधानमंत्री जी के यूनाइटेड नेशन में आह्वान के बाद अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना है। तो इसलिए कोई छुटभैया नेता कोई ट्वीट कर दे, उससे योग की महानता समाप्त नहीं। जो धर्मांतरण कानून है उत्तर प्रदेश में, उसका कड़ाई से अनुपालन किया जा रहा है। अभी संज्ञान में लाया गया है कि ऐसे 2 लोगों के गिरफ्तार किया गया है। कानून के तहत हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। उस प्रणव अक्षर ओम का जिस प्रकार ने इस कांग्रेस नेता मनु सिंघवी ने बयान दिया, यह हिंदू सनातन धर्म का अपमान किया है। कहीं न कहीं एक सद्भावना हिंदू मुस्लिम जानबूझ करके भड़काने का एक कांग्रेस नेता का जैसे पहले से एक चरित्र रहा है। एक तरफ जहां ओम के बयान को लेकर कांग्रेस घिरती नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ पार्टी के अंदर ही अभिषेक मनु सिंघवी के बयान से घमासान मचा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस इस समय ये फैसला नहीं कर पा रही कि उसे किस रास्ते पर आगे बढ़ना है। कांग्रेस के नेताओं का मानना है कि अगर बीजेपी की तथाकथित हिंदुत्व राजनीति का मुकाबला करना है तो पार्टी को ठोस रणनीति की जरूरत है, लेकिन समय समय पर आने वाले ऐसे हिंदू विरोधी बयान पार्टी को अंदर और बाहर से कमजोर कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी कांग्रेस नेता ने पहली बार हिंदू धर्म को लेकर इस तरह का बयान दिया हो। पिछले साल कांग्रेस नेता शशि थरूर ने हिंदुओं को कट्टरपंथी बताते हुए हिंदू पाकिस्तान की बात कही। इसके बाद दिग्विजय सिंह ने हिंदुओं को कट्टरपंथी कहा और भारत के पाकिस्तान बन जाने की बात कही। मणिशंकर अय्यर ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए। साल 2007 में कांग्रेस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा कि राम, सीता, हनुमान और वाल्मीकि काल्पनिक किरदार हैं, इसलिए राम सेतु का कोई धार्मिक महत्व नहीं माना जा सकता है। ऐसे एक नहीं अनगिनत बयान हैं जिसने कांग्रेस की राजनीति को धराशायी करने का काम किया है, या यूं कहा जा सकता है कि भारतीय राजनीति में कांग्रेस को हाशिए पर धकेला है। लेकिन सबसे बड़ी और हैरानी की बात यह है कि सिंघवी के इस बयान से कांग्रेस ने अभी तक किनारा नहीं किया है। तो सवाल यह कि क्या इस बयान को कांग्रेस पार्टी का मौन समर्थन हासिल है? आपको याद होगा कि भारत ने 7 साल पहले 21 जून को विश्व योग दिवस की शुरुआत की थी, जिसके बाद देखते ही देखते दुनिया के तमाम देश इस मुहिम में शामिल हो गए। आज पूरी दुनिया योग कर रही है। कोरोना काल में योग की ताकत ने करोड़ों लोगों को नई जिंदगी दी। योग पर ओम और अल्लाह लिखने वालों को पता होना चाहिए कि योग किसी धर्म विशेष के लिए नहीं, बल्कि दुनिया की सेहत का एक मजबूत हथियार है। जो कोरोना जैसे जानलेवा वायरस को भी हराने की ताकत रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दसवें दम में आज की एक और बड़ी खबर भी यूपी से ही आई। उत्तर प्रदेश में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की शय पर बड़े पैमाने पर धर्मांतरण को अंजाम दिया जा रहा था। आरोपी अब सलाखों के पीछे हैं। मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का दावा यहां तक है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने धर्मांतरण के लिए फंडिंग तक की। योगी के यूपी में धर्मांतरण की साजिश। 1000 लोगों की सूची अभी उपलब्ध है, जिसका धर्मांतरण इन लोगों ने किसी न किसी तरह के प्रलोभन देके या भय के कारण कराया है। पाकिस्तान आईएसआई के फंडिंग से हुआ धर्मांतरण। इसमें विदेशी फंडिंग और देश के अंदर भी पैसे एकत्रित करने और बांटने के एविडेंस अभी हमको मिले हैं। ये वही 2 शख्स हैं जिसे एटीएस ने धर्मांतरण के गंभीर आरोप में गिरफ्तार किया है। नाम है मोहम्मद उमर गौतम और मुफ्ती काजी जहांगीर आलम कासमी। दिल्ली के बाटला हाउस में रहने वाले मोहम्मद उमर गौतम खुद हिंदू से मुसलमान बना है। आरोप है कि इसने आईएसआई की मदद से उत्तर प्रदेश में 1000 लोगों का धर्म परिवर्तन कराया। 1000 लोगों की सूची अभी उपलब्ध है, जिसका धर्मांतरण इन लोगों ने किसी न किसी तरह के प्रलोभन देके या
भय के कारण कराया है। यूपी पुलिस का दावा है कि दिल्ली में इस्लामिक दवा सेंटर चलाने वाले मोहम्मद उमर गौतम धर्मांतरण के लिए पहले अपना टारगेट सेट करता था। दिव्यांग बच्चे, गरीब परिवार की महिलाएं और बेरोजगार लोग इसके निशाने पर हुआ करते थे। उमर गौतम इन लोगों को नौकरी, शादी और पैसों का लालच देता था। इसी तरह उमर गौतम और उसके गिरोह ने 1000 लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया। धर्मांतरण के लिए इन लोगों ने गैर मुस्लिम लोगों की मुस्लिमों से शादी भी करवाई। कानपुर में रहने वाले इस परिवार की माने तो उनका दिव्यांग बच्चा कई दिनों से गायब था। बेटे के सामान की तलाशी के बाद पता चला कि उसका धर्म परिवर्तन हो चुका है। FIR दर्ज करने के बाद में जब उसके पेपर हमने निकाले थे बक्से से, तब मालूम हो से धर्म परिवर्तन करा लिया बच्चे ने। हाँ, अकाउंट में कुछ पैसे भेजे थे उसके, मकान और नौकरी के लिए लालच दिया गया था। ऐसी ही कहानी गुड़गांव में रहने वाले और नोएडा के डेफ सोसाइटी में पढ़ाई करने वाले एक दिव्यांग बच्चे की भी है। पीड़ित माता पिता कहते हैं कि उनके बेटे को विदेश से वीडियो कॉल आया करते थे, पैसों का लालच भी दिया जाता था। पढ़ने के लिए गए हैं, टोटल वे बच्चे यार रिकॉर्ड उठा के देखो, टोटल वे बच्चे कन्वर्जन में शामिल हैं। ये सर बच्चों को बहलाते हैं, फुसलाते हैं, लालच देते हैं, नौकरी का देते हैं, किसी भी चीज का देते हैं। यूपी के कानपुर से लेकर गुड़गांव तक इस गिरोह के तार कई राज्यों में फैले हुए हैं, जिसके लिए इन्हें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से फंडिंग तक मिल रही थी। धार्मिक संगठन, उनका सिंडिकेट तथा ISI और विदेशी संस्थानों के निर्देश पर तथा उनके फंडिंग पर लोगों का धर्म परिवर्तन कर देश के सौहार्द को बिगाड़ने का कार्य किया जा रहा था। और अब बात करते हैं आज के क्यू ऐप पर पूछे गए हमारे सवाल की। हमने पूछा था कि क्या पूरे देश में बढ़ती आबादी को रोकने के लिए, पूरे देश के लिए आबादी को नियंत्रण करने के लिए कानून की जरूरत है, यानी समस्याओं की जड़ में क्या देश की आबादी है। 98% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, जबकि 2% लोगों ने ना में जवाब दिया है। तो आप भी डाउनलोड करें क्यू ऐप और रखें अपने विचार। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे बड़ी खबरों के साथ। देखते रहिए रिपब्लिक भारत।